हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 3 फरवरी 2024। आज का पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। बहुत इंटरेस्टिंग आज का करंट अफेयर रहने वाला है। रेडी रहिए सारी चीज़ों को लेकर के, और याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैं देने वाला हूँ फिर से। तो मुझे आप सभी लोग के आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। देखते हैं कितने लोग आज आंसर करते हैं। बहुत सारे लोग आंसर्स करना स्टार्ट कर दिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं चाहता हूँ ये संख्या और भी बढ़े और बहुत सारे लोग इंगेज हो कमेंट सेक्शन में सारे आंसर्स को लेकर के। पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात कही जा रही है। आर्द्रभूमि दिवस यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो कि किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये 2 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस वर्ष का आप यहाँ पे देख सकते हैं जो थीम है, वो थीम आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज वेटलैंड एंड ह्यूमन बींग। वेटलैंड एंड ह्यूमन बींग इस वर्ष का थीम है, यानी विषय है। आर्द्रभूमि दिवस यहाँ पे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये बेसिकली जो इसी दिन क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन संधि हुई थी। ठीक है, कब हुआ था ये? 1971 में हुआ था। और इसीलिए ये इस दिन को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष का जो विषय है वो क्या है? वेटलैंड एंड ह्यूमन बींग्स की बात यहाँ पे कही जा रही है, ह्यूमन वेलबिंग की बात कही जा रही है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, विषय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये थीम जो है वो कहीं पे भी अगर आप मेंशन करते हैं तो बहुत इम्पैक्टफुल आपके लिए वो आंसर बनता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। थीम जो है वेटलैंड डे का, एंड क्या है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबिंग। रामसर साइट की मैं बात करूं, भारत में रामसर स्थल टोटल कितने हो गए हैं? टोटल 80 हो गए। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा है, बहुत बार इस टॉपिक को तो मैंने लगभग लास्ट 1 वीक में बहुत बार कवर कर लिया है। अब तो आई होप आपको रामसर साइट को लेकर के अच्छे से आपको याद हो गया होगा। तो रामसर साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु में है। और कितनी रामसर साइट तमिलनाडु में है? टोटल 16 साइटें हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है? तो दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, जहाँ पे 10 रामसर साइट आप देख सकते हैं। टोटल एरिया जो कवर्ड है रामसर साइट का वो 1.33 मिलियन हेक्टेयर है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका विषय क्या है? आर्द्रभूमि और वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबिंग है। और सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो कहाँ पे है? वो बेसिकली तमिलनाडु में है। टोटल कितने रामसर साइट तमिलनाडु में है? तो टोटल 16 रामसर साइट से तमिलनाडु में है। और दूसरे नंबर पर जो रह जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, तो वो है 10, डेट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, 1.33 मिलियन हेक्टेयर में ये बेसिकली फैला हुआ है जितने रामसर साइट है। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी आर्द्रभूमि दिवस आर्द्रभूमि है वो उन्हीं को बेसिकली आर्द्रभूमि को ही रामसर साइट में के लिए कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। ये आज का पहला न्यूज़ है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन तो मेरी क्लासेस में आपको क्वेश्चंस तो बहुत पूछे जाएंगे। ये 2 वे कम्युनिकेशन क्लास रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। जो नए स्टूडेंट जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, हमेशा ध्यान रखिएगा। मेरे तरफ से हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप भी रेडी रहिएगा। जितने लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं मुझे सबके आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। और मैं सबका नाम अनाउंस भी करता हूँ जो लोग कमेंट में आंसर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कमेंट में आंसर करते हैं तो मैं उसको चेक नहीं करता, मैं उसको चेक भी करता हूँ। और जिनकी गलतियाँ होती है वो मैं रिप्लाई में बताता भी हूँ कि आपका ये क्वेश्चन का आंसर गलत था, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। है ना? सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? बताइए, एक थम्स अप कर दीजिए, देखिए कितने लोग एग्री होते हैं इस बात से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुझे बताइए रिसेंट में यानी हाल ही में कौन कौन से रामसर साइट कौन कौन से रामसर साइट ऐड हुए हैं लिस्ट में, वो मुझे बताइएगा। रिसेंट में कितने रामसर स्थल जो है वो लिस्ट में ऐड हुए हैं भारत में? अभी पढ़ाया है, 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया है। जो अगर रेगुलर बेसिस पे क्लासेस कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे नोट्स बना रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से कवर होगा, जो रिवीजन भी खास कर साथ में कर रहे हैं। देखिए, मैंने हमेशा बोला है ये वाली जो क्लास है, इस क्लास की आप एक अलग से नोट्स स्टार्ट कर दीजिए बनाना। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आगे जा कर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। नोट्स बनाई कीजिए। उससे क्या होगा कि आप एक बार जब रिवीजन करने का समय रहेगा तो आपके पास सारे न्यूज़ एक साथ रहेंगे और आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकेंगे। तो इसीलिए मेरा बात ध्यान से समझिएगा। अगर नोट्स बनाना अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए। बाइलिंगुअल में मेरी क्लासेस हो रही है, जो इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में नोट्स बनाइए, जो हिंदी मीडियम में वो हिंदी में नोट्स बनाइए।
ठीक है। तो रिसेंट में हाल में कौन कौन से रामसर साइट ऐड हुए हैं लिस्ट में, उनका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने। इनसे रिलेटेड तो कल भी एक न्यूज़ हम लोगों ने कवर किया था। ये न्यूज़ जो है वो बेसिकली आपके पड़ोसी राज्य का है, जो कि झारखंड है, जो बिहार से बेसिकली बिलोंग कर रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अगले प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जो है वो बन गए हैं, कहाँ के, झारखंड के। तो झारखंड के अगले मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। अभी आप देख सकते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको ईडी के द्वारा समन किया गया था और अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों? ज़मीन घोटाले के लिए। हम लोगों ने इसको भी कल के डेट में कवर किया। कल का अगर आप करंट अफेयर नहीं कवर किए हैं तो उसको कल का कवर कर लीजिएगा, वहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो चंपई सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन के बाद मुख्यमंत्री की भूमिका जो है वो संभालेंगे। ठीक है। हेमंत सोरेन अरेस्ट हो गए हैं और सोरेन का जो टेन्योर था कैबिनेट मंत्री के रूप में, सोरेन के कार्यकाल में उन्होंने परिवहन और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण सहित महत्वपूर्ण विभागों को संभाला है। तो देख सकते हैं सोरेन का जो टेन्योर था कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे, तो उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट संभाले हैं, जैसे परिवहन हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास का वेलफेयर विभाग हो गया। तो ये सारे डिपार्टमेंट इनके द्वारा पहले से संभाले गए हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ये 1991 से एक समर्पित विधायक भी रहे हैं। ठीक है। लेजिस्लेटर के रूप में भी ये देख सकते हैं और इन्हें झारखंड टाइगर का उपनाम भी मिला है। देख सकते हैं इन्होंने झारखंड टाइगर का नाम भी इनको डेडिकेट किया गया है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो अगले जो मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के वो कौन होंगे? चंपई सोरेन होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। झारखंड के बारे में बात की जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं कौन कौन राज्यों का पड़ोसी राज्य है। तो वेस्ट बंगाल आप देख सकते हैं, बिहार देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, उड़ीसा। 5 राज्यों का ये क्या है, 5 राज्यों के साथ ये अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रांची यहाँ पे इसका कैपिटल है और ये पूर्वी राज्य में आता है। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स आप देख सकते हैं। पारसनाथ हिल जो है वो यहाँ का सबसे ऊंचा हिल है, सबसे ऊंचा हिल है, जहाँ पे जैन टेम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है। बेटला नेशनल पार्क में एलिफेंट टाइगर आप देख सकते हैं। ये रांची यहाँ का कैपिटल है। ठीक है। और यहाँ पे झारखंड वार मेमोरियल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल प्लेस है, झारखंड रांची कैपिटल है, बिहार से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को। यहाँ की जो स्टेट बर्ड है वो कोयल। कितनी बार मैंने बता रखा है, कल भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। कुल कितना जिला है? 24 जिला है, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो राज्य फूल अगर मैं बात करूँ तो पलास है, हाई कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट, और ये पूर्वी भारत में ये राज्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। झारखंड से रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको अब यहाँ बता दी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं 17वीं सेंचुरी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन यहाँ से, मैं मान लीजिए यहाँ पे एक बहुत फेमस प्लेस है, वो जगह का नाम बताइएगा मुझे। देवघर। ठीक है, देवघर के बारे में मुझे जानना है। देवघर में क्या ऐसा फेमस चीज़ है? आई होप आप में से बहुत सारे लोग यहाँ गए होंगे, किस लिए गए हैं वो मुझे जानना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, तो थोड़ा सा ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा, समझिएगा। ये है क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है, जिसको अभी यहाँ पे पाया गया। कहाँ पे ये पाया गया? केन्या में। कहाँ का ये न्यूज़ है? ये न्यूज़ केन्या। केन्या कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। वहाँ पे केन्या में ये जो खनिज है इसका नाम है कोल्टन। कोल्टन इसका नाम है, याद रखिएगा। कोल्टन डिपॉजिट की खोज की घोषणा यहाँ पे केन्या के द्वारा की है। ये क्या है? ये कोल्टन एक खनिज है, खनिज जिसका उपयोग जो किया जाता है बैटरीज बनाने में किया जाता है। ठीक है। तो केन्या ने पहली बार अपनी सीमाओं के भीतर कोल्टन भंडार की खोज की है। ठीक है। और ये जिससे आर्थिक वृद्धि हुई है, तो एक इकोनॉमिक बूस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये बेसिकली खनिज केन्या के। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक वैल्यूएबल मिनरल है ना। ये बहुत मूल्यवान खनिज है, क्योंकि इसका उपयोग किस चीज़ में बनाया जाता है? कार की जो बैटरी होती है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये बहुत विश्व भर में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का डिमांड आप समझ रहे हैं। आज के डेट में पूरे विश्व भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड कितना ज़्यादा हो रखा है, और उसी की बैटरीज को बनाने में ये बेसिकली कोल्टन मिनरल का यूज़ किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं वैश्विक मांग बढ़ने की यहाँ पे उम्मीद है, और जब इसका डिमांड आप समझ सकते हैं विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से कितने ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला है यहाँ केन्या से। और अगर केन्या से एक्सपोर्ट होंगे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इस विश्व भर में,
निर्यात होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं इसकी इकोनॉमी किस लेवल पे कहाँ पहुँचेगी। तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिए वाइडर लेवल पे, आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम पे केन्या जो होगा वो क्या होगा, एक धनी देश देखने को मिलेगा। ठीक है, एथिकल कंसर्न की मैं बात करूं तो यहाँ पे पूरी तरह से, अगर नैतिक चिंता की मैं बात करूं तो क्या है, कोल्टन खनन यहाँ पे जो है बेसिकली एक तरह से इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन और लेबर राइट एब्यूजेस, यहाँ देख सकते हैं पर्यावरण विनाश और श्रम अधिकारों का हनन यहाँ पे किया गया है। केन्या में जिम्मेदार निष्कर्म प्रथाओं की आवश्यकता यहाँ पे जरूरी है। तो एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केन्या में, ताकि यहाँ से इसको कोल्टन को निकाला जा सके। और लेकिन अगर यहाँ पे इसकी माइनिंग अगर करेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, पर्यावरण का विनाश होने के ज़्यादा चांसेस आप देख सकते हैं। श्रम अधिकारों का हनन होगा बेसिकली, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिनरल है तो, लेकिन अगर माइनिंग करेंगे तो उससे पर्यावरण को नुकसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। और इसका बेसिकली एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिस जो है वो बहुत, मतलब बिना उसके ये माइनिंग की ही नहीं जा सकती। तो एक तरह से पर्यावरण विनाश को लेकर के एक चिंता जताई जा रही है कोल्टन डिपॉजिट्स को लेकर के। ठीक है, तो केन्या में है, ये ध्यान रख सकते हैं। केन्या कहाँ पे पड़ता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं केन्या जो है वो बेसिकली अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका यानी पूर्वी अफ्रीका में ये आपको देखने को मिलेगा। को जो तटीय क्षेत्र है हिंद महासागर का, उसके साथ आप ये देख सकते हैं केन्या है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे लायंस, एलिफेंट, राइनोज यहाँ देख सकते हैं, इसका घर है। नायरोबी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि कैपिटल है। सफारी यहाँ पे बहुत सारा है, मारा रिजर्व है। ठीक है, नायरोबी यहाँ का कैपिटल हो गया। ठीक है, नायरोबी यहाँ का कैपिटल हो गया। और ये बेसिकली सोमालिया कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इथोपिया के साथ शेयर कर रहा है, साउथ सूडान के साथ शेयर कर रहा है, युगांडा के साथ शेयर कर रहा है और तांजानिया के साथ शेयर कर रहा है। तो इन 5 देशों के साथ ये अपना बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहा है। यहाँ की जो करेंसी है वो सीलिंग है, याद रखिएगा सीलिंग। और यहाँ लैंग्वेज जो है स्वाहिली जो बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। ठीक है, 5 करोड़ यहाँ का पॉपुलेशन है। जीडीपी यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। मैप बहुत अच्छे से, इतना मैप मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होते हुए चलेगी। तो मैप समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैप को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैप से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे एक वाटर बॉडीज़ है ना, जल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस वाटर बॉडीज़ को क्या कहते हैं, ये भी बहुत बार मैंने आपको कवर करा रखा है, बहुत से लोगों को याद होगा। इसी बहाने चलिए आप लोग मैप देखिएगा, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। यहाँ पे जो पानी का जो यहाँ पे एरिया है, ये इसको क्या कहते हैं, ये किस नाम से जाना जाता है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, इसको झील कहते हैं, लेक है ये। अब यहाँ पे कौन सा लेक है वो आपको बताना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे इनको तो जान ही गए होंगे, कौन है ये प्राइम मिनिस्टर है अपने पड़ोसी देश की। कौन है पड़ोसी देश, जो अभी जिनको आज़ाद करने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका थी, डैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पे स्मारक अमर एकोसी पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन किया गया यहाँ पे शेख हसीना के द्वारा। ठीक है, शेख हसीना कौन है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। ये कहाँ पे उद्घाटन हुआ है, ढाका में हुआ है। ढाका क्या है, कैपिटल है बांग्लादेश का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्टेड वर्क्स ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान वॉल्यूम 2 जो है, और प्रणेर मेले, ये शेख हसीना के द्वारा बेसिकली ये दो बुक का यहाँ पे अनावरण किया गया है। ठीक है, 2 पुस्तक का अनावरण किया गया, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान वॉल्यूम 2 एंड प्रणेर मेले शेख हसीना। ये 2 बुक का यहाँ पे शेख हसीना के द्वारा अनावरण किया गया। ये ओपन रहेगा, डेली रहेगा, और ये पब्लिक हॉलीडेज़ में भी ये आपका खुला रहेगा। ठीक है, तो सार्वजनिक छुट्टियों पर विस्तारित घंटों के साथ मेला सभी दैनिक लोगों के लिए खुला रहेगा। और यहाँ आयोजन उन लोगों के बलिदान को याद दिलाता है जिन्होंने 1952 में मातृभाषा के रूप में बांग्ला के लिए लड़ाई लड़ी थी। 1952 की बात कही जा रही है, ये उनकी याद दिलाता है। ये जो इवेंट यहाँ की रखा गया, आयोजन रखा गया, वो बलिदानों की याद दिलाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अभी एक चीज़ और क्या है, अभी इसमें से चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, पूछता हूँ। अभी शेख हसीना जी के द्वारा अभी इन्होंने कितनावे नंबर की प्रधानमंत्री, अभी रिसेंट में इलेक्शन हुआ है बांग्लादेश में। ठीक है, इलेक्शन में शेख हसीना जी के द्वारा वो इलेक्शन जीता गया, तो कितनावे नंबर
कि ये प्राइम मिनिस्टर आपको देख कितनावें बार ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनी है वापस से, वो आपको बताना। कितनावा टर्म मतलब कितनी बार ये बन चुकी है, इस बार ये कितनावा नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी है वो मुझे बताइएगा। दूसरा चीज़ ये है कि अभी रिसेंट में उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था, तो वो डेट मुझे बताइएगा किस दिन को इन्होंने शपथ ग्रहण लिया था। चलिए ये दो चीज़ मुझे बताइएगा कि शेख हसीना का ये कितनावा टर्म है, यानी कितनी बार ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनी है, और ये बताइएगा मुझे कि ये कितनावा साल है, किस दिन इन्होंने शपथ ग्रहण लिया था प्राइम मिनिस्टर का। रिसेंट का न्यूज़ है, ज़्यादा पुराना न्यूज़ नहीं है। देखते हैं कितने लोग एक्टिव रहते हैं करंट अफेयर को लेकर के, कितने लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितने लोग जानते हैं। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या डेली करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो ही आप इसके बारे में जान सकते होंगे। तो थोड़ा सा अनुमान लगाइएगा या थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा। तो बांग्लादेश की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जगह से बेसिकली ये इंडिया से घिरा हुआ है, और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ समुंदर है, ये माउथ ऑफ गंगा बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बेसिकली पूर्वी भारत में है, और ये बे ऑफ बंगाल में बेसिकली इसकी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ये आप देख सकते हैं साउथ एशियन कंट्री में आता है। पद्मा, जो देखिए जो गंगा यहाँ से बह करके आ रही है, इंडिया से बह करके आ रही है, और जो बेसिकली बांग्लादेश में इनकी, तो वही गंगा नदी जो है बांग्लादेश में उसका नाम क्या पड़ जाता है, तो पद्मा उसका नाम पड़ जाता है, याद रखिएगा। मेघना एंड जमुना यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स बनाती है, ठीक है। और सुंदरबन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुंदरबन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़े फॉरेस्ट आप देख सकते हैं पूर्वी भारत में। रॉयल बंगाल टाइगर का ये घर है। ढाका में यही फंक्शन हुआ था, और ढाका इसका कैपिटल भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ढाका इसका कैपिटल भी है। टाका जो है वो इसकी करेंसी है। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, 16 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो एक ओवरव्यू मिल गया, आई होप आपको समझ में आया होगा बांग्लादेश को लेकर के। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। पद्मा नदी याद रखिएगा, गंगा को ही कहते हैं, जो यहाँ से बह करके यहाँ पे मिल जाती है। ये कौन है, पहचान रहे इनको, इनके द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल, सुना ही होगा, बहुत बार हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है। सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का यहाँ पे उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। मेले का आयोजन श्री पूरन चंद्र गुप्ता स्मारक ट्रस्ट द्वारा आयुष मंत्रालय के सहयोग से किया गया था, आप देख सकते हैं। तो ये श्री पूरन चंद्र गुप्ता स्मारक ट्रस्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिल करके बेसिकली इस फेयर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, यानी ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, आयोजन किया गया। सोनोवाल यहाँ पे क्या होता है, एक कैंपेन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इस अभियान के महत्व को रेखांकित करता है। यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को बेनिफिट्स पहुँचाता है, और बेनिफिट सीधा किसको पहुँचाता है, पीपल को पहुँचाता है। जो भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के लाभों को सीधे लोगों तक पहुँचाने के लिए बनाया गया है। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसका जो बेनिफिट है वो सीधा कहाँ किसको पहुँचाता है, लोगों तक पहुँचाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे सोनोवाल क्या करता है कि नेशनल आरोग्य फेयर का जो रोल है, ठीक है, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का जो रोल है, समृद्ध विरासत को उजागर करने में राष्ट्रीय आरोग्य मेले की भूमिका पर जोर देता है, ठीक है। तो यही थोड़ा सा चीज़ ओवरव्यू है, ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत भी नहीं है, बस समझ जाइएगा कि राष्ट्रीय आरोग्य मेला के इनाग्रेशन किसके द्वारा किया गया, तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, ठीक है। हाईलाइटिंग क्या करता है, बस ये ध्यान रख सकते हैं कि समृद्ध विरासत को उजागर करने में ये मेला बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। कितने क्वेश्चंस मैंने दे दिए आप लोग को, 4 क्वेश्चंस अभी दिए ना, अभी और भी क्वेश्चन दूंगा। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी 2024 की बात यहाँ पे कही जा रही है। 2026 तक देखिए हम लोग बहुत तेज़ी से हम लोग क्या कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं उससे दूर हट रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात यहाँ पे कही जा रही है। 2024 का रिपोर्ट यहाँ पे आया है, और यहाँ पे क्या रिपोर्ट में क्या डिमांड रखा गया, इसमें मांग रखा गया 2026 तक सालाना 6.5% की दर से ये बढ़ेगी। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो सालाना 6.5% दर से ये क्या होगी, बढ़ेगी। जो क्या होगा, चाइना के ग्रोथ रेट को क्या करेगा, वो पीछे करेगा। देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो 2026 में किसको पीछे कर देगा, चीन की विकास दर को क्या कर देगा, पार कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को लेकर के बोला गया।
अभी अगर हम लोग बात करें तो कोयला प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, कोयला आज के डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ हो रहा है। और लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2026 में भारत की 68% बिजली की ज़रूरतों को क्या करता है, करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, 68% इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को क्या करेगा, ये कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। लेकिन न्यूक्लियर एंड हाइड्रो जनरेशन जो है होगी, यानी परमाणु और पनबिजली उत्पादन का जो विस्तार यहाँ पे वो भी हो रहा है। और एशिया परमाणु उत्पादन में उत्तरी अमेरिका से आगे निकलने के लिए तैयार है। तो न्यूक्लियर जनरेशन की मैं बात करूँ तो नॉर्थ अमेरिका को ये ओवरटेक कर देगा। ठीक है, एशिया परमाणु उत्पादन में ये आप भारत की बात यहाँ पे कही जा रही है। न्यूक्लियर और हाइड्रो जनरेशन की बात कही जा रही है, क्योंकि ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, फैल रहा है। यहाँ पे इंडिया जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर भी बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है, यानी गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन के लिए लक्ष्य के साथ नवीकरणीय ऊर्जा का भी यहाँ पे विस्तार कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं 40%, यहाँ पे 40% जो टारगेट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल जनरेशन बाई 2030, यानी जो भी ऊर्जा का उत्पादन जो होगा भारत में, उसका 40% हिस्सा जो होगा वो नवीकरणीय ऊर्जा के थ्रू होगा। ये भी टारगेट रखा गया है भारत की तरफ से, है ना, 40% याद रखिएगा। और क्या बोला गया है, नेट जीरो कार्बन इमिशन, नेट जीरो कार्बन इमिशन यानी पूरा कार्बन का उत्सर्जन जो है भारत जो है वो पूरी तरह से जीरो कर देगा। कब करेगा, 2070 में। ये कहाँ पे बोला गया था, ये ग्लासगो में बोला गया था। कल भी पूछा था ये क्वेश्चन, है ना। ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड में। ये कब हुआ था, 2021 में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में ये बात कही गई थी 2021 को। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था, कुछ लोगों ने आंसर दिया था, कुछ लोगों ने नहीं दे पाए थे। देखिए जो आंसर देते हैं, मैं आपको बता दूँ, देखिए बहुत से लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, लेकिन जो डेली बेसिस पे आंसर दे रहे हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ। शुभ सिंह है उनमें से एक, ठीक है, पुष्पलता है, पूजा है ना, ये लोग जो हैं, जीतू हैं, ये लोग बेसिकली रेगुलर बेसिस पे आंसर दे रहे हैं। वंदना दे रही है, मनप्रीत दे रही है, सिमरन दे रही है। तो ये लोग आंसर दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी देख रहे हैं किस तरह से एक्टिवनेस सबके अंदर हो गया है। तो मैं चाहता हूँ ये लोग तो आंसर दे ही रहे हैं, लेकिन बाकी लोग, जितने लोग भी यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, वो सभी लोग एक्टिव हुए, कमेंट सेक्शन में सारे आंसर दें। और मैं चाहता हूँ सभी लोग हर एक क्वेश्चन के बारे में जाने जो मेरे तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से समझते हुए चलिएगा, क्वेश्चंस नोट करते हुए चलिएगा जो मेरे तरफ से पूछे जा रहे हैं, और आंसर भी करते हुए चलिएगा, ताकि आपका नाम भी अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सूरज कुंड मेला की बात कही जा रही है, ये कहाँ पे हुआ है, फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला, इसी किसके द्वारा किया गया, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कौन है द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारे कंट्री के राष्ट्रपति हैं। इन्हीं के द्वारा क्या रखा गया है, शिल्प मेले को रोशन करेगी सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये मेला जो है वो बेसिकली 2 फरवरी को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये 18 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, 37वां सूरज कुंड मेला ये है, बेसिकली सूरज कुंड मेला चल रहा है सूरज कुंड में, जो कि फरीदाबाद में है ना। और ये फेस्टिवल जो है वो एक तरह से राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक भव्य उद्घाटन के साथ शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, क्लियर। ये यहाँ पे हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से सूरज कुंड में ये बेसिकली आयोजन किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कहाँ कहाँ मुर्मू जी के द्वारा कौन कौन चीज़ों का उद्घाटन हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। हरियाणा की मैं बात करूँ तो हरियाणा देख सकते हैं एक तरफ से पंजाब से घिरा हुआ है, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे ये 4 राज्य हैं जिनसे ये घिरा हुआ है। और ये हरियाणा है, यहाँ पे इसका कैपिटल है चंडीगढ़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फरीदाबाद, यहाँ पे है सूरज कुंड, इसी में बेसिकली द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। चंडीगढ़ हो गए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो गए, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हो गए। 22 डिस्ट्रिक्ट है टोटल। लास्ट फूल जो है वो लोटस है। और कब ये फॉर्म हुआ था, देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन भी ध्यान रखिएगा, ये 1966 में हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यमुना नदी जो है वो यहाँ से इसके पूर्वी बॉर्डर से होकर के निकलती है चंडीगढ़ के पास से, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे देखिए ये प्लान सिटी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको प्लान सिटी के नाम से भी जाना जाता है चंडीगढ़।
बहुत सोच समझ के इसको प्लान किया गया है और ये इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल क्लास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सिटी को प्लान किया जाता है। तो यहाँ उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। चंडीगढ़ जैसा शहर को जैसा बहुत सारे शहर को लेकर के स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि वैसा शहर हर तरीके से और भी भारत में हो। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ ये आंकड़ा आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो इस वर्ष की अगर मैं बात करूँ 23-24 की मैं बात करूँ 23-24 की, तो जीएसटी कलेक्शन जो जनवरी में हुआ है वो 1,72,000 करोड़ रुपए हुआ है। 1,72,000 करोड़ रुपए हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना जीएसटी कलेक्शन जनवरी मंथ में हुआ है। ठीक है, तो 1,72 लाख करोड़ 1.72 लाख करोड़ तक यहाँ पे पहुँच गया है जनवरी में। साल दर साल 10% ये बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं पहले जो पिछला सत्र में 1,55,922 करोड़ था, अभी 1,72,129 करोड़ है। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। 10.4% की दर से ये बेसिकली बढ़ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली जीएसटी को लेकर के बात कही जा रही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात कही जा रही है। जीएसटी समझ में आता है जीएसटी। अच्छा मुझे बताइएगा जीएसटी कब लागू किया गया था, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कितनावा नंबर क्वेश्चन है ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। जीएसटी ये भी एक हिस्टोरिकल डे था, ये भी एक हिस्टोरिक डे था। तो आई होप थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए जीएसटी के बारे में, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल डे था और आपके सामने ये चीज़ें हुई हैं, जैसे नोटबंदी हो गया, जीएसटी हो गया, फिर लॉकडाउन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना। मुझे डेट बताइएगा किस डेट को बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था, लॉन्च किया गया था इंडिया में मर्ज किया गया था जीएसटी को। ठीक है, और एक चीज़ और मुझे पूछना है। हाँ, संविधान में कितनावें संशोधन के तहत कौन सा संशोधन करके जीएसटी को यहाँ पे लागू किया गया था, ये भी मुझे बताइएगा। ये सर देखिए पॉलिटी के भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे दोनों का आंसर दीजिएगा। पहला तो मुझे बताइएगा किस दिन को, किस साल, किस महीने ये बेसिकली लागू किया गया इंडिया में, और दूसरा भारत में किस संवैधानिक संशोधन के तहत ये बेसिकली हमारे संविधान में इसके बारे में बताया गया, तो ये भी बताइएगा। ठीक है, यह उपलब्धि वित्तीय वर्ष 23-24 में तीसरी बार है कि 1.7 लाख करोड़ के बेंचमार्क को पार कर गया है, जो कि सकारात्मक है। एक पॉजिटिव इकोनॉमिक मोमेंटम आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी रिकवरी की गई 1.7 लाख करोड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये 3 बार 1.7 करोड़ 3 बार, देखिए इस साल की हम बात करूँ तो यहाँ पे क्रॉस किया है, फिर एक बार यहाँ पे क्रॉस किया है, और ये एक बार और कहाँ पे, यहाँ पे अप्रैल मंथ में आप देख सकते हैं 3 बार 1.7 के बेंचमार्क को ये क्रॉस कर चुका है। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा अच्छा खासा आंकड़ा है। कहीं पे भी अगर जीएसटी का जिक्र करें आप आंसर राइटिंग में तो ये पॉइंट जरूर ऐड कीजिएगा। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट नंबर रामसर साइट को लेकर के। सबसे ज़्यादा रामसर साइट यहाँ पे आपको भारत में देखने को मिलेगा। टोटल 16 रामसर साइट आप देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने वर्ल्ड वेटलैंड डे में भी देखा। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे आर्द्रभूमि दिवस में भी हमने देखा था, एक बेंचमार्क है ना, एक पूरा माइल्स स्टोन यहाँ पे इनके द्वारा अचीव किया गया। ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ आप देख सकते हैं 2 और रामसर साइट जुड़ गए हैं। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट है और कराईवेटी बर्ड सेंचुरी है। 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य और रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पे है। 2 राज्य हैं जो बेसिकली 2 रामसर साइट है जो कि तमिलनाडु में यहाँ पे जुड़े हैं। टोटल कितने हो गए, अभी हम लोगों ने पढ़ा तमिलनाडु में टोटल अब 16 रामसर साइट हो गए हैं, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा अधिक है। तो भारत में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, तो तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश। उसमें कितना रामसर स्थल है, तो उसमें 10 रामसर स्थल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। लॉन्गवुड 16 की मैं बात करूँ वो कहाँ पे, नीलगिरी याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलती है उस जगह का नाम क्या है, तो उसको जगह का नाम है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसको यहाँ पे एक और बहुत फेमस
जगह है, चलिए वहीं मुझे बताइएगा, उसी जगह ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस जगह पे मिलती है उसका नाम बताइए। ठीक है, बहुत फेमस प्लेस है वो, उसका नाम बताइए। मूवी वगैरह में भी उसका नाम बेसिकली बहुत बार आ चुका है। छठा नंबर क्वेश्चन मुझे बताइएगा, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, दोनों जो एक बहुत ही फेमस जगह पे मिलती है, वो जगह का नाम क्या है? यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी भी है। रामसर साइट वह वेटलैंड है जो बेसिकली जिसको अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत मान्यता प्राप्त किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि आप कह सकते हैं। ठीक है, तो रामसर स्थल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक, तो याद रख सकते हैं। ये तो कितनी बार आपको वेटलैंड को लेकर के, रामसर साइट को लेकर के लास्ट 1 वीक में कितनी बार मैंने बता दिया है, तो अब तो आप लोग को याद हो ही गया होगा। ठीक है, तमिलनाडु आप देख सकते हैं दक्षिणी भारत के दक्षिणी हिस्सा में है ना, और यहाँ पे मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है, गोपुरम यहाँ पे आप देख सकते हैं, पम्बन आइलैंड यहाँ पे देख सकते हैं, रामानाथ स्वामी टेम्पल आप देख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है, कन्याकुमारी शहर आप देख सकते हैं एकदम दक्षिण तट पे ये आपका स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कन्याकुमारी हो गया, कैपिटल यहाँ का चेन्नई है, संत फौज यहाँ का बहुत फेमस किला है, 1644 में ये बेसिकली बना था। यहाँ पे M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, तमिल यहाँ की भाषा है, और जो फ्लावर है, स्टेट फ्लावर जो है, राज्य फूल जो है वो लिली है, और फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पढ़ा है आप लोगों ने? स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था, जिसके तहत ये बोला गया था, जिसके तहत सारे सभी राज्यों का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये भी तमिलनाडु का ही है, देख सकते हैं उंगली टेरी उंगल ओरिल स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया गया। M.K. स्टालिन जी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के? तमिलनाडु के। ठीक है, तो तमिलनाडु की तरफ से उंगली टेरी उंगल ओरिल पहल का अनावरण किया गया। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एक कदम है कि मंथली यहाँ पे आप देख सकते हैं बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं और फीडबैक संग्रह को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों द्वारा तालुकों में मासिक 24 घंटे के दौरे की पहल यहाँ पे शुरू की गई। तो पब्लिक सर्विस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सबको प्रायोरिटी दिया जाएगा। फीडबैक कलेक्शन की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कौन जाएगा? ये 24 घंटा आप देख सकते हैं मंथ में यहाँ पे जो ऑफिशियल्स होंगे वो बेसिकली फीडबैक लेंगे, फीडबैक कलेक्ट करेंगे। हेल्थ केयर सेंटर से पब्लिक टॉयलेट तक आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से सार्वजनिक कार्यक्रम गहन मूल्यांकन सुनिश्चित करता है, पारदर्शी शासन को बढ़ावा देता है और स्थानीय चिंताओं का तुरंत समर्थन करता है। तो बेसिकली फीडबैक कलेक्शन का काम यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो पब्लिक सर्विसेज है उसको यहाँ पे उनसे राय मशवरा लेगा। ठीक है, सरकार को लेकर के एक बहुत अच्छा पहल है, आप देख सकते हैं। सार्वजनिक सेवाओं और फीडबैक संग्रह को प्राथमिकता देगा, लोगों से मिल करके सरकार को लेकर के जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया उसके बारे में पता करेगा कि सरकार के द्वारा जो जो स्कीम निकाले जा रहे हैं, जो जो योजनाएं निकाली जा रही है वो किस तरह से किस लेवल पे आपको हेल्प कर रही है। तो ये पहल की शुरुआत यहाँ पे उंगली टेरी उंगल ओरिल जो है वो तमिलनाडु की सरकार के द्वारा किया गया, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ आप देख सकते हैं इंडियन नेवी का हर काम देश का नाम इंडियन नेवी से रिलेटेड है। यहाँ पे इंडियन नेवी ने 2024 को ईयर ऑफ नेवल सिविलियन के नाम से यानी नौसेना नागरिकों का वर्ष यहाँ पे घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि मानव संसाधन प्रबंधन, यहाँ पे नागरिक मानव संसाधन प्रबंधन में लक्षित पहलों के माध्यम से प्रशासन दक्षता और कल्याण को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो वेलबींग को और इफ़िशियंसी को और प्रशासन को यहाँ पे क्या करना है? बढ़ावा देना है। टारगेट क्या करना है? एक पहल को, ताकि HR मैनेजमेंट को इनिशिएट कर सके। ठीक है, यहाँ पे नेवल सिविलियन जो पर्सन है वो एक तरह से 3rd नेवी के वर्कफोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रोल है ऑपरेशन को लेकर के, ये बहुत सारे वेरियस डोमेन में। यहाँ पे कॉमन हेडक्वार्टर देख सकते हैं, डॉकयार्ड देख सकते हैं, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट देख सकते हैं। तो काम को लेकर के यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है, और उसी को लेकर के नौसैनिक जो नागरिक है उन्हीं को ये वर्ष जो है वो पूरी तरह से डेडिकेट किया गया, डिक्लेयर किया गया ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस को।
तो जितने भी नेवी सिविलियन पर्सन हैं, नागरिक कार्मिक हैं, वो बेसिकली यहाँ पे 1/3 हिस्सा है। नौसेना के 1/3 कार्यबल का 1/3 हिस्सा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। किस चीज़ में? जितने भी वेरियस डोमेन हैं आपके नेवी में, चाहे वो कमांडिंग हेडक्वार्टर हो, डॉकयार्ड हो, है ना, कमांड मुख्यालय, डॉकयार्ड या प्रशिक्षण प्रस्थान और या ट्रेनिंग जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, उन सभी में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसीलिए नेवल सिविलियन को लेकर के ये साल जो है वो डिक्लेयर किया गया है 2024। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, तो ये ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने भारत मंडपम के बारे में पढ़ा था। कहाँ है ये? प्रगति मैदान में है। 1 से 3 फरवरी तक यहाँ पे एक्सपो चलेगा, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। बेसिकली ये भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी है, ये मोबिलिटी एग्जीबिशन है यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा। और ये भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 यहाँ पे इनिशिएट किया गया है ना। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ग्लोबल एक्सपो 2024। ठीक है, ये एक्सपो में क्या है, 8000 से ज़्यादा एग्जीबिटर हैं, प्रदर्शक भाग यहाँ पे ले रहे हैं, जो कि 50 से ज़्यादा देशों से शामिल होंगे। और ये बेसिकली क्या चीज़ दर्शाएंगे, डिस्प्ले क्या करेंगे? डिस्प्ले 28 वाहन निर्माताओं, है ना, व्हीकल मैन्युफैक्चर, 600 से अधिक ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं, ठीक है, की भागीदारी सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, यानी जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं या टिकाऊ समाधान हैं या गतिशीलता में प्रगति का प्रदर्शन यहाँ पे उनके द्वारा किया जाएगा। देख सकते हैं 50 से ज़्यादा देशों के द्वारा ये 800 से ज़्यादा एग्जीबिशंस यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे। एक बहुत बड़ा यहाँ पे ग्लोबल एक्सपो की बात देख रहे हैं, ग्लोबल ही यहाँ वर्ड है, यानी विश्व भर से यहाँ पे विश्व प्रदर्शनी आप कह सकते हैं, ग्लोबल एक्सपो यहाँ पे होगा। भारत मोबिलिटी आप कह सकते हैं। और ये ग्लोबल एक्सपो कहाँ होगा? भारत मंडपम में होगा, जो कि प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं इसको भी। अगला जो है वो तपस्या बीच फेस्टिवल जो है वो मंगलुरु में हो रहा है, और मंगलुरु में ये 16 से 18 फरवरी हो रहा है। ठीक है, तो बीच साइड ये स्टार्टअप हुआ, समुद्र तटीय स्टार्टअप उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है, और ये पहला है, ये पहला है, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये इमर्ज इसका नाम है 2024, और इसको जो होस्ट कर रहा है वो कौन है? मैंगलोर है। ठीक है, ये पहला स्टार्टअप फेस्ट जो है इमर्ज 2024 मैंगलोर के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, और ये बेसिकली 16 से 18 फरवरी तक होगा। ये ऑफ़र करता है स्टूडेंट को, यहाँ पे जो छात्रों, ये उत्सव जो है वो छात्रों को नवीन विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, एक जो अपने इनोवेटिव आइडिया से 20 स्टार्टअप विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व नवाचारों के प्रदर्शन करने की उम्मीद करते हैं। तो ये 20 स्टार्टअप को एक्सपेक्ट कर रहा है कि शोकेस करें और अपने डोमेन के बारे में विस्तृत से प्रेजेंट करें। तो स्टूडेंट को ये स्टेज प्रदान कर रहा है, ऑफर कर रहा है। विश्वास यूज़ ये भारत में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वेंटर्स एसोसिएशन के क्षेत्रीय निदेशक हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। रीजनल डायरेक्टर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वेंटर्स एसोसिएशन इन इंडिया, IFIA, विश्वास यूज़। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 कहाँ पे हो रहा है? फर्स्ट बीच साइड आप देख सकते हैं, मैंगलोर में हो रहा है, इमर्ज 2024 याद रखिएगा। ये है 2 फरवरी को एक और दिवस सेलिब्रेट करते हैं, अर्थराइटिस अवेयरनेस डे। रियोमाटॉइड अर्थराइटिस होता है, आप लोगों ने अर्थराइटिस वर्ड नहीं सुना होगा बहुत से लोगों ने, लेकिन ये वर्ड सुना होगा, क्या है? गठिया। गठिया समझ में आ रहा है? गठिया को लेकर के बात कीजिए। गठिया जागरूकता दिवस जो है 2 फरवरी को यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। सालाना ये सेलिब्रेट किया जाएगा। क्यों सेलिब्रेट किया जाएगा? क्योंकि ये एक अवेयरनेस फैलाता है ना, एक जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व संधि शोध दिवस मनाया जाता है, यानी गठिया दिवस आप यहाँ पे देख सकते हैं मनाया जाता है, क्योंकि गठिया को लेकर के जागरूकता फैलाने को लेकर के। ठीक है, ये गठिया जो है वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ठीक है, जो जोड़ों को प्रभावित करता है ना, जो बेसिकली जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, जिससे दर्द होता है और सूजन भी होता है। ठीक है, ये RA के पहला मेथोट्रेक्स्ट उपचार 1988 में उपलब्ध हुआ था, यानी इसका जो बेसिकली पहला ट्रीटमेंट जो था, जिसको मेथोट्रेक्सेट कहते हैं, ये 1988 में सबसे पहले हुआ था। लेकिन 2011 में बीमारी और उपलब्ध उपचारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूमेटॉइड पेशेंट फाउंडेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं
रूमेटॉइड पेशेंट फाउंडेशन की स्थापना यहाँ पे की गई, ताकि इस बीमारी को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे क्या किया जा सके, अवेयरनेस फैलाया जा सके कि इनको अगर किसी को होता है तो वो किस तरह से इससे बरतियत बनाएंगे, यानी किस तरह से अपने आप को बचा कर रखेंगे ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा पेन ना हो। ठीक है, तो उसको लेकर के जागरूकता फैलाने को लेकर के और इसका ट्रीटमेंट लेने को लेकर के लोगों को बताया गया कि ये बीमारी अर्थराइटिस है, गठिया। 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं श्रीलंका को आईसीसी ने बैन कर दिया था पिछले कुछ दिनों पहले। हम अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन अब इस बैन को इसने लिफ्ट अप कर दिया। ठीक है, लिफ्ट अप कर दिया क्यों? अच्छा चलिए मुझे बताइएगा, रीज़न मुझे बताइएगा, देखते हैं क्यों बैन किया था। वाई आईसीसी बैन श्रीलंका, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन मैंने पूछा, श्रीलंका को आईसीसी ने बैन क्यों किया था? तो श्रीलंका यहाँ पे होस्ट करेगा जो जनरल मीटिंग होगा आईसीसी का जुलाई में, वो इस साल इसकी मेज़बानी कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। श्रीलंका को जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक आम बैठक की मेज़बानी करने की मंजूरी मिल गई है। निलंबन हटने, देखिए यहाँ पे इसको यहाँ सस्पेंशन किया, सस्पेंड कर दिया गया था आईसीसी की तरफ से। श्रीलंका में क्रिकेट और पर्यटन के अवसर बढ़ गए, तो जैसे ही निलंबन हटा यानी सस्पेंशन हटा, तो वैसे ही जो अपॉर्चुनिटीज़ है क्रिकेट की और टूरिज़्म की श्रीलंका में, वो तेज़ी से अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ गई है। और ये सस्पेंशन जो है वो बेसिकली हटाने के कारण निलंबन हटा लिए गए। यहाँ पे बेसिकली सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के हटने के कारण निलंबन हटा लिया गया है, तो उसी को लेकर के बताया गया। रोशन रणसिंगे ने और फर्नांडो के पूर्ववर्ती रोशन रणसिंगे को यहाँ पर एसएलसी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक अंतरिम समिति नियुक्त किया गया। तो इंटरिम यहाँ पे कमेटी का यहाँ पे नियुक्ति की गई है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। रोशन रणसिंगे को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका का यहाँ पहले जो है बेसिकली इसको सीलोन कहा जाता था। डेमोक्रेटिक नेम जो है ऑफिशियली जो जाना जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। एक आइलैंड है जो साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया में है, हिंद महासागर में ये बेसिकली देखने को मिलेगा। बंगाल के साउथ वेस्ट में है, जो कि भारत से गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट से अलग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया का हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीच में पाक स्टेट है, यहाँ पे बेसिकली गल्फ ऑफ मन्नार आप इधर देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं नॉर्दर्न, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न, ईस्टर्न, फिर यहाँ सेंट्रल, सबरगमुना, ऊबा, साउदर्न, वेस्टर्न पार्ट में ये बेसिकली अलग है। यहाँ का कैपिटल, दो कैपिटल है, एक कोलंबो, एक सीरीज जयवर्धने कोट्टे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है कोलंबो अच्छा मुझे बताइएगा ये दो कैपिटल क्यों है? यहाँ पे दो कैपिटल कौन है, क्यों है? 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा मैंने, श्रीलंका का दो कैपिटल क्यों रखा गया वो मुझे बताइएगा। श्रीलंकन रुपी यहाँ का करेंसी है, लैंग्वेज सिंहला है, प्रेसिडेंट रानी विक्रमसिंघे है, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने हैं, और यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ देख सकते हैं, सेमी प्रेसिडेंशियल कह सकते हैं, 2 करोड़ की पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं श्रीलंका के बारे में। अगला जो है एग्रीकल्चर शो, यहाँ देख सकते हैं हैदराबाद में किसान जिसको कहा गया, किसान 2024 शुरुआत किया गया तेलंगाना का, जो यहाँ पे होस्ट कर रहा है इस शो को। और तेलंगाना जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पे एग्रीकल्चर एग्जीबिशन की मेजबानी कर रहा है, और ये 1 से 3 फरवरी के बीच हो। ठीक है, हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित या 12,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, और 140 से अधिक प्रदर्शक शामिल यहाँ पे हैं। तो मोर देन 140 एग्जीबिटर आप यहाँ पे देख सकते हैं हैदराबाद में। इस एग्री शो में 140 से ज़्यादा प्रदर्शनी है जो बेसिकली इसमें शामिल है। ठीक है, ये शो का लक्ष्य क्या है, शो का उद्देश्य क्या है कि विशेषज्ञों, पेशेवरों, नीति निर्माताओं और किसान को एक साथ लाकर कृषि परिदृश्य में क्रांति लाना। ठीक है, आप देख सकते हैं रिवोलाइज नहीं करना है, क्रांति लाना है, किसमें? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबको एक करने की बात कही जा रही है। जो बेसिकली इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, जो प्रोफेशनल है, जो पॉलिसी बनाते हैं, और जो किसान है, सबको एक करने की बात कही जा रही है इस शो के थ्रू।
इसका उद्देश्य यही है। किसके द्वारा होस्ट किया गया? हैदराबाद के द्वारा, जो कि तेलंगाना का सबसे बड़ा एग्री शो होने जा रहा है। और ये कब होगा? 1 से 3 फरवरी के बीच में। तेलंगाना की मैं बात करूँ तो देख सकते हैं महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, कर्नाटका के साथ बाउंड्री टच कर रहा है। ये तेलंगाना स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश से बेसिकली इसको अलग किया गया। कैपिटल हैदराबाद। चार मीनार देख सकते हैं, 16वीं सेंचुरी में मस्जिद बना है वो, 4 टावरिंग मीनारेट्स है। यहाँ पे लाड़ बाज़ार यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे कुतुब सैनी डायनेस्टी यहाँ पे एक टाइम पे हुआ करती थी। गोलकोंडा फोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। डायमंड ट्रेडिंग सेंटर देख सकते हैं। वरंगल देख सकते हैं। कैपिटल हैदराबाद हो गया। रवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री, रवंत रेड्डी याद रखिएगा। जो राज्यपाल है तमिलसाई साउंडराजन है। इसके ये पहले किसका हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है। टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है? 33, ठीक है। कब ये फॉर्म हुआ था? 2 जून 2014 को ये बेसिकली इसका गठन किया गया था। कहाँ से अलग होकर के बना था? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। और इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल हैदराबाद। तो यहीं पे बेसिकली एग्री शो हो रहा है हैदराबाद में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चलिए एक 2014 में एक NJAC के बारे में देखिए कितने लोग बता पाता है। NJAC क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी नहीं बताऊंगा मैं, है ना। NJAC 2014 में ही हुआ था। क्या था ये बताइएगा मुझे। 2014 का ये रिपोर्ट क्या कहता है? NJAC क्यों फॉर्म किया गया था? इसका फुल फॉर्म बता दूं? चलिए फुल फॉर्म बता देता हूँ। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। चलिए लेकिन मुझे इसको एक्सप्लेन करके बताइएगा। 10 क्वेश्चन मैंने दे दिया, ये क्या है, ठीक है। चलिए मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है ना। तो देखिए क्वेश्चंस तो मेरी तरफ से आपको मिलते हुए चल रही, और अच्छी बात है आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसी बहाने उसका आंसर कर रहे हो और आप उसके बारे में जान रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इन टॉपिक से रिलेटेड मैं निकाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी आप कवर कर सकें, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा। जैसे मैंने अभी अभी देखिए, अभी 12 बजे एक वीडियो आएगा आर्टिकल 13 का। आर्टिकल वाला आप लोग प्लेलिस्ट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कितने लोग देख रहे हैं? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए तो कितने लोग आर्टिकल के सेक्शन देख रहे हैं और उसका नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। मैं पूरा आर्टिकल का प्लेलिस्ट आपके लिए लेकर के आया हूँ एक एक करके। तो आर्टिकल 13 आपका ये 12 बजे आपको देखने को मिलेगा इसका वीडियो। उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। वो क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं, क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटी भी थोड़ा बहुत मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, थोड़ा सा हर एक टॉपिक टाइप का जो कनेक्टेड है न्यूज़ से रिलेटेड, ताकि उसको आप अच्छे से बता सकें और इसके बारे में पढ़ सकें। देखिएगा सभी लोग 12 बजे वाला, मुश्किल से 5 या 6 मिनट का वो वीडियो है, ठीक है, आर्टिकल का। क्योंकि अब तक तो सब बेसिक था, लेकिन अब जो हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल में वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो थोड़ा अभी तक आपका 1 से 2 मिनट का वीडियो बना था, लेकिन अब 5 से 7 मिनट का वीडियो आपका बनेगा आर्टिकल का, तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे इंटरफेथ हारमोनी वीक की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 से 7 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह की बात कही जा रही है, और ये बेसिकली पहले सप्ताह में मनाया जाता है, ठीक है। ये हर साल जो है इसको फरवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। और इसकी स्थापना जो है वो UN जनरल असेंबली के द्वारा कब की जाती है? 2010 में इसको की जाती है। क्यों? ताकि हम सपोर्ट कर सकें, प्रमोट कर सकें। किस चीज़ को प्रमोट कर सकें? हारमोनी को प्रमोट कर सकें। किसके किसके? लोगों के बीच में। लोगों के बीच में, हम सभी धर्मों के लोगों के बीच में जो सद्भाव है उसको हम बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इसको ये दिवस जो है वो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। सभी धर्मों की बात यहाँ पे की जा रही है। सभी धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये दिवस जो है वो बेसिकली बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इस वीक को इनकरेज करता है डायलॉग। यह सप्ताह आपसी समझ, सहयोग और शांति को बढ़ाने के लिए विभिन्न धर्मों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो ये वीक जो है बेसिकली इनकरेज करता है डायलॉग को डिफरेंट धर्मों के बीच में, ताकि वो उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, जो आपसी समझ है
है ना, और उनकी सहयोग जो है और शांति है, ये इसको पूरे विश्व भर में इसको बनाया जा सके, कायम बनाए रखा जा सके, तो उसी को प्रोत्साहित करने को लेकर के ये दिवस जो है वो ये सप्ताह जो है वो बेसिकली मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है वो यूनाइटिंग फॉर पीस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, शांति के लिए एकजुट होना है। तो वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्लियर, सुन आया? चलिए यहाँ पे आप लोग भी सोचते होंगे सर कितना चीज़ें कवर करा रहा है। चलिए अगला जो है यहाँ पे आपका एक्सपो, आप देख सकते जो एक्सरसाइज है बेसिकली IAF के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का कंडक्ट कराया गया, आयोजित किया गया। कहाँ पे? जैसलमेर में, आप देख सकते हैं। मेगा एक्सरसाइज है वायु शक्ति बेसिकली 2024 का पोखरण रेंज में ये मेगा अभ्यास वायु शक्ति आयोजित किया गया। स्वदेशी तेजस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तेजस हो गया, प्रचंड हो गया, ध्रुव हो गया, 100 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर यहाँ पे भाग ले रहे हैं। ठीक है, और ये 17 फरवरी को होगा जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ पे आप और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, हवा से हवा हो गया, सरफेस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें प्रणाली जैसे मिका R-73 समर और आकाश मारक क्षमता का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। ये एक शोकेस भी करेगा, भारतीय वायुसेना की अंतर संचालनीयता और परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित भी करेगा। ये यहाँ पे कहा जा रहा है, शोकेस करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति की बात यहाँ पे कही जा रही है 2024 की। ठीक है, जैसलमेर में होगा 17 फरवरी को। तेजस, प्रचंड, ध्रुव सब, समर, आकाश माइका, ये सब आपका वहाँ पे अपनी प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। जैसलमेर कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान पहले देख सकते हैं, पंजाब से टच कर रहा है, हरियाणा से टच कर रहा है, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। ये 5 राज्यों से बेसिकली ये राज्य जो है वो टच कर रहा है, बाउंड्री अपना शेयर कर रहा है। ये नॉर्दर्न इंडिया का एक हिस्सा है। राजस्थान राज्य है, 10.4% इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया कवर करता है। ठीक है, लार्जेस्ट इंडियन स्टेट, अगर मैं एरिया वाइज की बात करूँ तो सबसे बड़ा इंडियन स्टेट है, और पॉपुलेशन वाइज की मैं बात करूँ तो ये 7th नंबर पे आता है। एरिया वाइज नंबर 1 पे, पॉपुलेशन वाइज नंबर 7 पे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। ध्यान से, अभी इलेक्शन हुआ था, आपको पता होगा, प्रीवियस मंथ की बात यहाँ कही जा रही है, दिसंबर में भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। जयपुर आप देख सकते हैं यहाँ का कैपिटल है। गोडवान यहाँ की बर्ड है। यहाँ फ्लावर की बात करूँ तो रोहित है। 30 मार्च 1949 में ये राज्य का फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करूँ, देखिए यहाँ पे झलावर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर बहुत प्रसिद्ध जगह आप देख सकते हैं। सिरोही हो गया, बरमार हो गया, बरमार याद रखिएगा, बहुत न्यूज़ भी यहाँ से रहते हैं। पाली हो गया, बूंदी हो गया, अजमेर हो गया, अजमेर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अजमेर। ठीक है, अजमेर हो गया, माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, सवाई माधोपुर। ठीक है, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, ठीक है, गंगानगर हो गया, चूरू हो गया, बीकानेर हो गया, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू याद आ रहा है, झुंझुनू कॉपर बेल्ट के लिए फेमस है झुंझुनू, याद रखिएगा, कॉपर हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कॉपर बेल्ट के लिए। ठीक है, नागौर जिला, नागौर डिस्ट्रिक्ट कुछ याद आ रहा है, नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जयपुर हो गया, धौसा हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया। तो ये सारे लोकेशन आप देख सकते हैं। कोटा हो गया, यहाँ पे कोटा भी आप यहाँ देख सकते हैं। कोटा और जोधपुर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसलमेर से रिलेटेड न्यूज़ है, पोखरण आपको यहाँ देख सकते हैं, पोखरण। तो ये सब पोखरण, अच्छा पोखरण क्यों फेमस है मुझे बताइएगा, पोखरण के बारे में, पोखरण जगह के बारे में मुझे बताइएगा क्यों फेमस है। ठीक है, तो ये सारे हैं न्यूज़, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला जो न्यूज़ है वो कैंसर से रिलेटेड है। कैंसर से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो क्या है कि 2050 तक, देखिए क्या बात कही जा रही है, WHO के द्वारा बोला गया, ये कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। WHO ने क्या बोला, 2050 तक कैंसर के नए मामले 77% बढ़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं,
77%, बहुत चिंता का विषय यहाँ पे आप देख सकते हैं। न्यू कैंसर केसेस जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ करके 35 मिलियन से अधिक होने की बात कही जा रही है 2050 में, जो कि 77% हायर होगा 2022 के कंपैरिजन में। तो इस साल जितने केसेस आ रहे हैं उससे 70% ज़्यादा देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो तंबाकू हो गया, शराब हो गया, मोटापा हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ये सब बेसिकली प्रमुख कारक हैं। इन्हीं के वजह से देख सकते हैं भारत में 14.1 लाख से अधिक नए कैंसर मामले शामिल आए हैं। देख सकते हैं 14.1 लाख से अधिक न्यू कैंसर केसेस आए हैं, जिसमें डेथ कितने हो रहे हैं, 9.1 लाख डेथ हो रही हैं। ठीक है, कैंसर कहाँ पे हो रहे हैं, लिप में हो रहे हैं, ओरल कैविटी मुंह में हो रहे हैं, फेफड़ों का कैंसर सबसे आम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि पुरुषों में। महिलाओं में क्या आता है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्विक्स कैंसर हो गया, द मोस्ट फ्रिक्वेंट वन इन वुमेन, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जो है, तो ये सबसे अधिक पाया गया है महिला में। और मैन में कहा है लिप हो गया, ओरल कैविटी हो गया, लंग्स हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एक WHO का रिपोर्ट है, तो इसको आप एक तरह से इन्वायरमेंट में, इसके बारे में इन्वायरमेंट के टॉपिक में आप इसके पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है, क्लियर। WHO, चलिए मुझे बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा, WHO का हेडक्वार्टर बताइए मुझे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा रहा आज का लेक्चर, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे रोज़ सुबह 8 बजे आती है करंट अफेयर की, और रात में 8 बजे INA आता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। आई होप उसको भी आप लोग देखते होंगे, और उससे रिलेटेड कुछ आंसर राइटिंग में के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। तो आज भी आपको देखने को मिलेगा एक INA का क्लास होगा रात में 8 बजे। क्लास ख़त्म होते ही आपको ग्रुप पे एक क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका आंसर लिख के मुझे भेजिएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पे सारे PDFs वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। और किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक देना हो तो मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।